कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने एक थॉट लिखा है बोर्ड पे कि विनर हैव विल पावर एंड लूजर हैव बोन पावर। कहने का मतलब जो विनर होता है उसके पास क्या है, विल पावर होती है, कुछ करने का क्या होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। और जो लूजर्स होते हैं उनके पास बोन पावर होती है, एक्सक्यूजेस कि मुझे ये काम इसलिए नहीं करना, अरे यार मुझे थोड़ा सा बोरियत आ रही है इसलिए नहीं करना, ये वो जो भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी विल पावर अच्छी रखनी है और क्या है, हर चीज़ को बहुत ही पैशनेट होकर करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पैशनेट होकर करनी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम, वो आपको पैशनेट होकर करना है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या है, विनर है या लूजर है। चलो तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 3 और जो टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट से पहले हम ये जान लेते हैं, स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम था ओम, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्किट लिया और उस सर्किट में क्या किया, बल्ब लिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक सोर्स लगाया, ये सोर्स जो है वो बैटरी सोर्स है। उन्होंने जो पहले बैटरी ली, उन्होंने कहा यार कि मैं 3 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ। 3 वोल्ट की बैटरी लगाई तो ये हल्का सा ग्लो करने लग गया बल्ब। क्या देखा कि हल्का सा ग्लो कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा यार मजा नहीं आया, थोड़ा सा क्या है, मुझे ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए बल्ब में। तो उन्होंने सोचा 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 और फिर क्या किया, उन्होंने इस सोर्स को रिप्लेस किया और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लगाई। 5 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ब्राइटनेस तो बहुत, अब थोड़ा सा बढ़ गई है ब्राइटनेस। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, इतने में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए बल्ब में। तो और ज्यादा ब्राइटनेस के लिए उन्होंने क्या किया, 7 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। अब शायद 7 वोल्ट की बैटरी से क्या ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ गई और एकदम मैक्सिमम ब्राइटनेस आने लगी, ठीक है। तो अब उनको क्या है भाई, थोड़ा सा चुल मची हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, 7 वोल्ट की बैटरी हटा के 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कहा देखो कितना ब्राइट और दिखता है। तो 10 वोल्ट की बैटरी जैसे ही लगाई वो बल्ब फ्यूज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे क्या है, यहाँ पर सर्किट में सोर्स का वोल्टेज बढ़ाया, वैसे वैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ती रही, जिसके कारण बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या है, बढ़ती गई और लास्ट में क्या हो गया भाई, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जो हमारा सर्किट में क्या होता है, करंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज की। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, करंट की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, सर्किट में बढ़ती रहेगी। लेकिन हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 10th क्लास है, इस तरीके से लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और आपने इसी तरीके से लिखना है। अब क्यों लिखना है, अब वो बता देते हैं क्यों लिखना है, ताकि ये आसान हो जाए कॉन्सेप्ट हमारे लिए, ठीक है। स्टेटमेंट देख लें, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर कोई किसी सर्किट का कांस्टेंट टेम्परेचर है तो द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यानी कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना कंडक्टर के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मस्त था ना, बिल्कुल मस्त, मक्खन कौन सा, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसको आगे देख लेते हैं। तो अब आपने देख लिया है कि V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है इसके साथ, इसको बोलते हैं R कांस्टेंट। इस R कांस्टेंट का नाम क्या है, इस R कांस्टेंट का नाम है रेसिस्टेंस। अगर मैं यहां से क्या करूं, I को इधर लेके आऊं तो यह आ जाएगा V बाई आई इज इक्वल टू R। तो यानी कि कहने का मतलब कि किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट की का रेशियो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है R। R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट निकालनी है तो एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देख लो, आपको वोल्टेज की एसआई यूनिट पता है ना, वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है, और करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। और इस वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसको बोलते, कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, हेडफोन की तरह। ये किसका सिंबल है, ओम का। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। अब थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है।
तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट जो फ्लो ऑफ करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर क्या करता है, एक अपोजिशन ऑफर करता है, इसी को हम रेसिस्टेंस बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्या है कंडक्टर है हमारे पास और इसमें क्या है सोर्स से कनेक्ट करने पर क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करिए करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टर क्या करता है, इस करंट के अपोजिशन में एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या है, करंट क्या है, इजीली फ्लो नहीं होता है। इसी अपोजिशन को यानी इसी अपोजिट फोर्स को हम क्या है, रेसिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन क्या है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक ही स्टेटमेंट में आपको अगर मैं बताऊं तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। समझ आ गया होगा? ठीक है, यानी कि अगर मैं लेंथ वायर की मतलब वायर को मैं लंबा 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 उसकी लंबाई बढ़ाते रहूं बढ़ाते रहूं बढ़ाते रहूं तो रेसिस्टेंस भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको हम थिकनेस भी बोलते हैं, कि कोई जो कंडक्टर है वो कितना मोटा है। ठीक है, तो इसको एक ही स्टेटमेंट में अगर मैं बोलूं तो ये है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि थिकनेस अगर मैं बढ़ाते चलूं तो रेसिस्टेंस घटता चलेगा, या फिर थिकनेस अगर मैं कम करते चलूं तो रेसिस्टेंस क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं और कंपेयर करूं तो फिर मतलब ऐड करूं तो ऐड अप करने पर क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं वैसे ही एक इक्वल टू का साइन आता है और रो L/A हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो रो है ये रो होता है हमारा कांस्टेंट, और इट डिपेंड्स ऑन, और ये जो कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, कि कौन सा टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्या है, दो फैक्टर तो ये थे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड जो फैक्टर है वो कौन सा है, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल। तीन फैक्टर है। ठीक है, और नेचर ऑफ मटेरियल ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम रो बोलते हैं, और यही जो होता है फैक्टर वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो होगी, उसमें हम आपको बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।